तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया है बायोलॉजी का और हमारा सेकंड लेसन चलने लग रहा है। ठीक है, क्या है लेसन का नाम? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 12। इसका मतलब ऑलरेडी 11 लेक्चर, कितने? ऑलरेडी 11 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे, अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, डायरेक्ट इस लेक्चर के ऊपर जंप कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जाओ पुराने वीडियोस को सबसे पहले देखो, तभी आपको आगे के स्टेप्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं? हम लोग ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली ना हम लोग ने। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया हम लोग ने, मेल और फीमेल का। ठीक है, हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस भी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के बीच में मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत बच्चों को उसमें डिफिकल्टी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आता कि सर क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, किस टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो समझ में नहीं आते बच्चों को। ठीक है, तो अगर आपको भी नहीं आता मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आप नए हैं अभी तक इस वीडियो पे डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, तो जाके पिछले वीडियोस को भी देख लेना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर से करना, और आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, थ्रू आउट द सेशन कोई भी डाउट हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप आके सीधा मुझसे वहां पे बात कर सकते हैं। मुझे ठीक है, सीधा आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पूरे सेशंस के थ्रू। ठीक है, आप चाहे फर्स्ट लेसन मेरा पढ़े, फर्स्ट लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, तो अगर आप मेरा फर्स्ट लेसन पढ़े, सेकंड लेसन पढ़े, ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे। हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन आखिरकार क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन का क्या, फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी दो अलग अलग गैमेट आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? फ्यूज हो जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं। उसी चीज को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? देखो, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। ठीक है, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स, और सिन का मतलब होता है फ्यूज होना, टू फ्यूज। ठीक है, तो सिन का मतलब होता है टू फ्यूज। ठीक है, और गैमी का मतलब होता है गैमीट। ठीक है, तो किसका फ्यूजन हो रहा है? गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। अब कितने प्रकार के गैमेट्स हम लोग ने पढ़े? ठीक है, याद करो कितने प्रकार के गैमेट हम लोग ने पढ़े हैं? दो प्रकार के पढ़े, एक था मेल गैमेट और एक था फीमेल गैमेट। दोनों बनाना भी सीख लिया हम लोग ने। ठीक है, दोनों बनाना सीखा है कि नहीं? पहले वाले जो मेल गैमेट है उसके बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग ने स्पर्म को बनाना सीखा था। मेल का गैमेट स्पर्म है और फीमेल का गैमेट क्या है? ओवम। ठीक है, ओवम, एग, oocyte जो भी कह लो, सेम ही चीज है। ठीक है, उसको बनाने की प्रोसेस का नाम क्या है? oogenesis। तो हम लोग ने दोनों ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वापस कह रहा हूं, वापस जाके उन वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि oogenesis भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज भी हमें oogenesis बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। सही बात है। ठीक है, आओ बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। जैसा मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि फर्टिलाइजेशन का मेनली मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो कहां रही है। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? ठीक है, अब सबको पता है कि जो बेबी है, ठीक है, जो जाइगोट है, वो कहां फॉर्म होने वाला है? फीमेल के अंदर फॉर्म होने वाला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फॉर्म होने वाला है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता होना चाहिए कहां पे फॉर्म होने वाला है। देखो, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार वापस बना के दिखाता हूं। अब आपको याद हो गया होगा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जरा बताना। देखो, यहां देखो, बीच में ये बड़ा सा यूट्रस होता है। ठीक है, क्या होता है? बीच में बड़ा सा यूट्रस होता है। थोड़ा सा लेफ्ट में बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, इसे क्या कहते हैं? यूट्रस। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, बहुत बार ये बातें हो चुकी है। ठीक है, फिर इस यूट्रस से यहां से एक पतली सी पाइप निकलती है यहां से, और ये पाइप आगे चल के हल्की सी क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। सही है, पहले पतली रहेगी, फिर आगे चले क्या हो जाएगी? ब्रॉड हो जाएगी। ब्रॉड होने के बाद आगे ये एक फनल का शेप ले लेती है। इसका शेप ले लेगी, एक फनल का शेप ले लेगी, और फनल के आगे यहां पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, इस पूरी ट्यूब को हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो ओवम है ना, ठीक है, वो पास होने वाला है। तो ओवम पास होने वाला है, इसीलिए इसका एक और नाम रख दिया है ओविडक्ट। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पे, इसका नाम क्या कहते हैं? ओविडक्ट।
ठीक है, ओविडक्ट को ही क्या कहा मैंने, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इतनी बातें क्लियर है। अब इस फैलोपियन ट्यूब के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब के भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हम लोग ने पढ़े हैं, देखो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है आपको, ये वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस चीज को हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे। क्या कहते हैं, फिम्ब्रे। एफ से फिंगर, एफ से फिम्ब्रे, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका क्या नाम है, फिम्ब्रे। और इस फिम्ब्रे के नीचे यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक आलमंड शेप का हमारा ओवरी। ठीक है, जो सबसे मेन ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही आगे चल के गैमेट फॉर्म करेगा फीमेल के। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां से फॉर एग्जांपल इसके अंदर ग्रेफाइन फॉलिकल बना। अब ग्रेफाइन फॉलिकल क्या होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपको नहीं सुना है तो जाके oogenesis वाली वीडियो वापस देख लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा ग्रेफाइन फॉलिकल क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसा ग्रेफाइन फॉलिकल बना, और ठीक है, एलएच सर्ज की वजह से, अब एलएच सर्ज क्या होता है, ये भी मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछले वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आगे की चीजें समझनी है तो। ठीक है, इसलिए आपको पिछले वीडियोस देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बात समझ में। तो एलएच सर्ज की वजह से यहां से एक ओवम निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एक ओवम निकल जाता है। अब तुम्हारी बुक इसको ओवम तो बोल देती है, लेकिन असल में ये ओवम है नहीं। ठीक है, असल में ये ओवम है नहीं, ये है सेकेंडरी oocyte। याद करो oogenesis में जो लास्ट में जो चीज फॉर्म हुई थी ग्रेफाइन फॉलिकल के अंदर, उसके अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte। मतलब उसका जो मियोसिस 2 था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। सही बात है ना, उसका जो मियोसिस 2 था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। कहां पे रुक गया था उसका मियोसिस 2, मेटाफेज में रुक गया था। ठीक है, मेटाफेज 2 पे रुक गया था आगे चल के। तो अभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। लेकिन कुछ कुछ जगह पे तुम्हारी बुक इसी को ओवम बोल देती है। ठीक है, ओवम हालांकि अभी फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसी के आसपास कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती है इस ओवम की। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, एक बार देख लो वापस। ग्रेफाइन फॉलिकल याद करो। ठीक है, अभी इसको मैं, हाँ देखो, ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ग्रेफाइन फॉलिकल की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर, ठीक है, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। पता है ना आपको, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ये एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट है। क्या कहते हैं इसे, ठीक है, क्या कहते हैं इस नॉन सेलुलर लेयर को, जरा कमेंट करके बताओ मुझे, क्या कहते हैं इस लेयर को। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बताया कि नहीं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उसे मैं बता देता हूं। इस लेयर को, ये जो नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर मतलब क्या होता है, जो सेल से नहीं बनी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई लेयर है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, इस नॉन सेलुलर लेयर को हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। व्हाट वी कॉल दिस लेयर एज अ जोना पेलुसिडा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, समझ में आ गया ये क्या है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर इस जोना पेलुसिडा के ऊपर, ठीक है, इस जोना पेलुसिडा के ऊपर यहां पे कुछ सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, कौन से सेल्स है ये, ग्रेफाइन, हाँ इतना सुनो, यहां पे कुछ इलोंगेटेड सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, ग्रैनुलोसा सेल्स। याद आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं क्योंकि वही सारी चीजें। कुछ सेलुलर लेयर भी प्रेजेंट होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की। ठीक है, तो जब टर्शरी फॉलिकल में ये लेयर फॉर्म हो जाती है ना, तो हम इस लेयर को कहने लगते हैं, अच्छा ये सिंगल लेयर नहीं होती, मल्टी लेयर्ड होती है। और भी बहुत सारे यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है, पर मैं बना नहीं रहा। ठीक है, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। याद करो, कोरोना रेडियाटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, कोरोना रेडियाटा। अच्छा एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिख रहा है, इसको मार्क कर दूं, इट इज अ सेकेंडरी oocyte। समझ रहे हो सेकेंडरी oocyte क्यों है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो मियोसिस 2 है वो बची हुई है बच्चों। ठीक है, इसका मियोसिस 2 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन, ठीक है, दिख रही है मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इस मेम्ब्रेन को, विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन और ये जोना पेलुसिडा के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप मैं दिखाऊं, ये देखो किससे बनाए, रेड से बनाते। ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, लेट्स कलर इट, समझ में आएगा ना आपको ज्यादा अच्छे से। ठीक है,
तो ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है किसके, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन के, ठीक है। कौन सी विट्टेलाइन मेम्ब्रेन मतलब क्या बताया मैंने आपको, जो सेकेंडरी ऊसाइड की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो सेकेंडरी ऊसाइड की मेम्ब्रेन होती है, जो ग्रीन वाली मेम्ब्रेन है जो थोड़ी सी छिप गई है मेरे बनाने की वजह से, इस मेम्ब्रेन को मैंने क्या कहा, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन। और इस विट्टेलाइन मेम्ब्रेन और इस ये जो दिख रहा है ये वाला सेकेंडरी आपको जोना पेलोसिडा, ठीक है, इस जोना पेलोसिडा के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप को, ठीक है, इस गैप को क्या कहते हैं, पेरी विट्टेलाइन स्पेस। क्या कहते हैं इसे, पेरी विट्टेलाइन स्पेस। ये वाले लिख दूं, कहां लिखे, कहां लिखे, अच्छा यहां लिख देते, ओ पेरी विट्टेलाइन स्पेस। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये है एक ओवम का स्ट्रक्चर, ये है एक ओवम का स्ट्रक्चर जो जनरली अभी ओवम नहीं बना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, इन द सेंस सेकेंडरी oocyte है। तो बताओ यहाँ पे, तो इसका मतलब यहां से जो ये रिलीज हो रहा है, दिख रहा है ये वाला, ये जो रिलीज हो रहा है, इसके अंदर वो सारे के सारे लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से लेयर्स, एक जोना पेलोसिडा की लेयर होगी और एक कौन सी, कोरोना रेडियाटा की लेयर प्रेजेंट होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से निकलता है, ठीक है, जैसे ही यहां से निकलता है, ये जो फिम्बरी वाला रीजन है ना, ऐसे इसके ऊपर घूमता रहता है कि आजा बेटा तुझे पकड़ लूंगा मैं, ठीक है। जैसे ही एक यहां से निकलता है, ये जो फिम्बरी वाला रीजन है, ये फिम्बरी वाला रीजन क्या कर लेता है, उस ओवम को या ठीक है इस स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। और इस चीज को यहां से ये ट्रैवल करवा के, यहां से ट्रैवल करवा के ये इस रीजन में लेके आ जाता है। ये जो स्वाला सा रीजन दिख रहा है, फुला हुआ रीजन, ठीक है। अब आप लोग बताओ इस रीजन को क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, ओविडक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, उस ओविडक्ट के पार्ट्स को क्या कहते हैं, जो सबसे पतला वाला होता है, ठीक है, जो सबसे पतली वाली रीजन होती है उसे क्या कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, स्थमस, ठीक है। फिर ये जो बड़ा वाला पोर्शन है जो स्वॉलो रीजन है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एम्प्यूला, ठीक है। फिर यहाँ पे जो फनल शेप है, ये जो फनल शेप दिख रहा है, फनल शेप वाला रीजन, इसे क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, फिम्बरी, ठीक है। तो ये जो ओवम है ये यहां से निकल के, ठीक है, फिम्बरी से जाके ये किस में पहुंच जाता है, एम्प्यूला के अंदर। हाँ पहुंच गया, एक सेकेंड, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये कहां पहुंच गया, एम्प्यूला के अंदर। और एम्प्यूला के अंदर ही, ठीक है, एम्प्यूला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एम्प्यूला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम लोग ने क्या सीखा कि फर्टिलाइजेशन की साइट कहां पे है, कहां पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, एम्प्यूला में होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोग को, ओके। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एम्प्यूला, अब हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पढ़ा हुआ है कि ये ओवम कितने टाइम तक वेट करता है एक स्पर्म का, ठीक है, ये ओवम कितने टाइम तक वेट करता है, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के, कितना वेट करता है, 24 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है एच की, कोई नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे कितने टाइम तक वेट करेगा, 24 आवर्स के लिए वेट करेगा, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे मंथ में, ठीक है, पूरे मंथ में सिर्फ फीमेल कुछ 24 आवर्स के लिए ही फर्टाइल होती है, ठीक है, कुछ 24 आवर्स के लिए क्या होती है, वो फर्टाइल होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। देखो ये जो तुम्हारे यहाँ से स्पर्म घुसता है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स होता है, ये नहीं बनाया ना मैंने, पता है मेरे बच्चों को। अब इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे सर्विक्स होता है, और सर्विक्स के नीचे क्या होता है, वजाइना, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्पर्म एंटर कर गया, स्पर्म की लाइफ 2 दिन की होती है, ठीक है। स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो क्या पता 2 दिन पहले यहाँ पे जो स्पर्म आया हो, इसके अंदर 2 दिन पहले जो इसके अंदर क्या आया हो, स्पर्म आया हो, और यहाँ पे अभी नया आया हुआ है, ठीक है, ओवम नया हुआ है, इसका भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फीमेल फर्टाइल होती है, ठीक है, थ्रू आउट द मंथ एक फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इतनी बातें क्लियर है, साइट पता चल गया कहां पे होता है, ठीक है, साइट पता चल गया ना आप लोग को, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे मैंने तुम लोग को एक केस बताया था ना कि जब यहां से ओवम रिलीज होगा, ठीक है, इस चीज को ओवैल्यूएशन कहते हैं। तो जब ओवम यहां से रिलीज हो रहा है, उसके बाद इसके साथ 2 चीजें हो सकती है, या तो इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, या तो अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे चले क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो हम लोग ने डीजनरेशन वाला पढ़ा था ना, टॉपिक पढ़ा था ना कि अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल्स में। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे क्या हो गया, ये मिटा दिया मैंने, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा,
ठीक है, तो क्या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आएंगे, वो हमको लोग को स्टडी करना है आज के इस लेक्चर में। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो आपको साइड पता चल गया कहां पे होने वाला है फर्टिलाइजेशन, कहां पे होने वाला है, एम्प्यूला के अंदर। तो अगर एक मार्क्स के लिए एमसीक्यू के लिए आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है, तो टिक करके आ जाना वहां पे कहां पे होने वाला है ये सारी चीजें, एम्प्यूला के अंदर। सही बात है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओके, आगे बढ़ते। देखो ये वाला जो डायग्राम है ये थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, ये बाहर जोना पेलोसिडा की लेयर, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, कोरोना रेडियाटा की एक सेलुलर लेयर है। जो जोना पेलोसिडा की लेयर है वो नॉन सेलुलर लेयर है। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे बच्चों, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। इसके अंदर कोई भी दूसरे टाइप के सेल्स प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इसके बाहर एक सेलुलर लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो सपोज करो यहां से एक स्पर्म आया, इसके अंदर से वजाइना से यहां पे क्या हो गया, स्पर्म आ गया। अच्छा, इस प्रोसेस को, ठीक है, वजाइनल ट्रैक में स्पर्म डालने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। ध्यान से सुनना, ठीक है, वजाइना के अंदर स्पर्म डालने की प्रोसेस को, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में होता है ना, सॉरी सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन बोलते हैं जिसको, उसके बाद इसके अंदर जब एक मेल स्पर्म को इंसर्ट कर देता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर किसको डाल देना, स्पर्म को डाल देना। ठीक है, अब देखो ये बने हैं अपना स्पर्म जो होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, ठीक है, उनका जो अगर हम लोग पीएच की बात करें तो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्म्स को क्या करने लगता है, वो मारने लगता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंसेमिनेशन के टाइम पे कितने स्पर्म्स आते हैं, कितने स्पर्म डाले जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अराउंड 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है। पर इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं, अराउंड 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसका मतलब अगर स्पर्म के बारे में बात करें ना तो हर एक मैन मिलियनेयर है। सही बात है, क्योंकि इसके अंदर कितने स्पर्म है इजैकुलेशन में, 200 to 300। लेकिन पहुंचते कितने हैं एम्प्यूला पे, एम्प्यूला के पास पहुंचते कितने, तो सिर्फ और सिर्फ 200 से 300। समझ रहे हो, मतलब 1 in a million का चांस होता है यहाँ पे। कितना चांस होता है, 1 in a million, मतलब 1 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ कोई एक ही स्पर्म कहां पहुंच पाएगा, इस एम्प्यूलर रीजन के पास पहुंच पाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये निकले, सबसे पहला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो सबसे पहले वो एक्ट करने लगता है स्पर्म्स के ऊपर और स्पर्म्स को मारने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्पर्म्स को ना एज अ फॉरेन सेल देखती है, मतलब ये बाहर से कोई दूसरा सेल आ गया हमारे बॉडी में। और जितने भी मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस अगर आपने न्यूरल सिस्टम पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो हमारे बॉडी में कुछ मैक्रोफेजेस सेल होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को खाने का काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में वायरस घुस जाता है ना कोई, ठीक है, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और वो जाके क्या करता है, उन सेल्स को खाने लगता है। तो कौन से सेल्स खाते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो बहुत सारे मैक्रोफेजेस सेल भी आते हैं और क्या करने लगते हैं, इस स्पर्म्स को क्या करने लगते हैं, मारने लगते हैं, खाने लगते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीजनरेशन यहाँ पे कत्लेआम चल रहा है स्पर्म्स का, ठीक है, मारे जा रहे हैं स्पर्म्स को। तो अब देखो इतने सारे तो मर गए, इसमें से कुछ स्पर्म्स कहां आ गए, ऊपर आ गए, कुछ कहां आ गए, ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है, ये जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन्स में कुछ सिक्रीशन होते हैं, ठीक है। इन मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कुछ सिक्रीशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंडोमीट्रियम होता है, मायोमीट्रियम होता है, पेरीमीट्रियम होता है ना, मेम्ब्रेन से याद है आपको, ठीक है। तो ये यूट्रस की सिक्रीशन, साथ ही साथ कुछ वेजाइनल सिक्रीशन क्या करती हैं, इस स्पर्म्स को बुलाती है अपने पास, ठीक है। एक छोटा स्टोरी सुन लो, ऐसे ये स्टोरी ऐसा कुछ होता नहीं यहाँ पे, लेकिन सुन लो। स्पर्म्स को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि अच्छा तू हमारी ओवम से मिलेगा, ठीक है, अपना मुंह देखा है, उसको बोलती है कि अपना मुंह देखा है तूने, तू हमारी स्पर्म्स मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, उसका मुंह धो देते, ठीक है, इसका मुंह धो देते। इसका मतलब क्या है, आपको समझना कि ये सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। यहाँ पे अगर आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पता होगा तो स्पर्म भी क्या है, एक टाइप का सेल, और इस सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक करने के लिए, ठीक है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक करने के लिए, किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक करने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कैपेसिटेशन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। तो लिख दें यहाँ पे, याद रहेगा, कैपेसिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले जब साइंटिस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है
कि जो डॉक्टर होता है ना वो मेल का स्पर्म ले लेता है और नॉन सर्जिकली फीमेल का ओवम निकाल लेता है, ठीक है, और उन दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है। तो पहले जब डॉक्टर को इसके बारे में पता नहीं था, कैपेसिटेशन के बारे में पता नहीं था, तो वो जब टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल स्पर्म को मेल के गैमेट को और फीमेल गैमेट जब मिक्स करते थे ना, तो वो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं था वहां पे। क्यों नहीं होता था? क्योंकि यार यहाँ पे इसके जो ऊपर की कवरिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो किसके थ्रू पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेशन के लिए, कैपेसिटेशन के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। जो बच्चे आगे चल के नीट का एग्जाम देने वाले हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन नीट में भी एक बार आ चुका है। नीट के एग्जाम में भी कैपेसिटेशन का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ कि जो कैपेसिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, जो कैपेसिटेशन रिएक्शन है वो किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है। तो ऑप्शन में आया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ में या किसी में भी नहीं। तो आपको किस में टिक करना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रही है, यहीं पे हो रही है ना कैपेसिटेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, कैपेसिटेशन समझ गया, ठीक है। अब कैपेसिटेशन के बाद फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये वाले सेल्स, अब इनका मैं कलर चेंज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अब आपको जो व्हाइट कलर है ना वो बिना कैपेसिटेशन वाले थे, और मैं अब यहाँ पे ब्लू कलर से लिख रहा हूं वो वाले सेल्स है जिनके अंदर कैपेसिटेशन हो चुका है, ठीक है। इनको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। ये वो वाले सेल्स हैं जिनके अंदर क्या हो चुका है? कैपेसिटेशन हो चुका है, मतलब इनकी जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है? ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको वीक कर दिया गया है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है वीक करना? क्योंकि जब आगे चल के ये फीमेल जो ये है सेकेंडरी वो साइट है, जब इसके अंदर ये घुसने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, इसके अंदर जब ये जाने की कोशिश करेगा ना, तो उसके अंदर इस वॉल को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अपना न्यूक्लियस अंदर डालना है। इसके अंदर क्या कर डालना है? अपना न्यूक्लियस डालना है ना, तो उसके लिए ऊपर की वॉल को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये कैपेसिटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतनी बात समझ में। अब जब स्पर्म्स यहाँ ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है, तो दो फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे, हम लोग ने पढ़ा है ना, एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ होती है, एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे होती है, जो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पे भी एक फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंडिकेटर तो लगा नहीं हुआ था, लगा नहीं हुआ है कोई इंडिकेटर, जैसे रोडों पे लगा होता है ना कि यहाँ जाने के लिए बाएं मुड़े, यहाँ जाने के लिए दाएं मुड़े, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है ना कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है। तो कुछ ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो इस साइड चले जाते हैं, जो आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, मरने ही वाले, ठीक है। और कुछ ऐसे चलाक स्पर्म्स होते हैं, चलाक तो क्या ही कहें, जो बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं, वो इस साइड चले जाते हैं, और ठीक है, और वो किसके पास पहुंच जाते हैं? इस एम्प्यूला में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आगे चल के क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगी। इतनी बात क्लियर है। अब फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कैसे होता है वो जरा सुन लो, ठीक है। तो ये वाला फीमेल का ओवम था, ठीक है। अब इसके पास क्या पहुंच गए हैं? स्पर्म्स पहुंच गए, मतलब यहाँ पे बड़े सारे स्पर्म्स हैं, इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक ओवम को, ठीक है, एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पर्म्स आ जाते हैं। कितने बताए थे मैंने? 200 से 300, ठीक है। ओवम एक ही है लेकिन स्पर्म्स कितने आ चुके हैं? 200 से 300। लेकिन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करेगा? उसके अंदर जाएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। उसके अंदर जाके उसको क्या करने वाला है? फर्टिलाइज करने वाला है। तो वो कैसे होता है जरा देख लो, ठीक है। सबसे पहले ये ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, जिसका नाम मैंने क्या दिया था? कोरोना रेडिएटा, ये इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोरोना रेडिएटा बहुत दूर दूर बनाया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कोरोना रेडिएटा बड़े पास पास होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले इनके बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक्रोसोम होता है, याद है स्पर्म का स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था? तो 3 पार्ट होते हैं ना उसमें, ऊपर वाला हेड, उसके बाद बीच में छोटा सा नेक होता है, ठीक है, फिर मिडल पीस और टेल, ठीक है, ये 3 पार्ट मैंने पढ़ाए थे। तो जो हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, जिसको लग रहा है कि सर ये क्या बोल रहे हो, वो जाके पिछले वाली क्लास लगा ले स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसको समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। और जो बच्चे ने देखा है वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, ठीक है। तो हेड के अंदर सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन था, ठीक है, एंटीरियर वाला पोर्शन था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? बताओ बताओ क्या प्रेजेंट था? एक्रोसोम प्रेजेंट था, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है? उसके अंदर बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं ना एक्रोसोम के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो एंजाइम्स इसी दिन के लिए बचाए गए थे, ठीक है। ये एंजाइम्स अब इसके ऊपर एक्ट होने वाले हैं, जो कोरोना रेडिएटा की लेयर है, साथ ही साथ ये जो जोना पेलिसिडा की लेयर है, इसके ऊपर एक्ट होने वाले हैं, और जिसके वजह से इसको रास्ता मिलेगा अंदर जाने का, ठीक है। इन स्पर्म्स को क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा अंदर सेमिनेट करने का। तो देखो यहां से फॉर एग्जाम्पल किसी ने इस कोरोना रेडिएटा की लेयर को तोड़ा, और ये कहां घुस गया? अंदर, यहां तक घुस गया, ठीक है। अब जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये लोग जोना पेलिसिडा की लेयर को टच करते हैं, ठीक है, अब जोना पेलिसिडा के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल जोना पेलिसिडा के ऊपर क्या लगा है? कुछ कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है? इनको हम लोग कहते हैं ZP3 रिसेप्टर,
दिख रहा है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ZP3 रिसेप्टर। ZP का मतलब होता है जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर्स। अब ये नंबर किस हिसाब से दिया है वो मुझे नहीं पता, साइंटिस्टों ने दिया है बच्चों, क्या कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, इन रिसेप्टर्स का काम है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो स्पर्म्स आ रहे हैं ना, ठीक है, जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो ह्यूमंस के ही तो नहीं, क्या पता यहाँ पे जो फीमेल का ओवम है, यहाँ पे कोई मंकी का स्पर्म आ गया, ठीक है, किसी डॉग का स्पर्म आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ह्यूमन का ओवम और किसी डॉग का स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग स्पीशीज है यार, बहुत अलग स्पीशीज है दोनों, ठीक है। तो ये ZP3 रिसेप्टर्स इसीलिए लगे होते हैं ताकि ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करे, ठीक है, ये श्योर करे कि जो स्पर्म आ रहा है ना वो कौन सा, किसका स्पर्म है, ह्यूमन का ही स्पर्म है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जैसे ही ये ZP3 रिसेप्टर्स क्या करेगा, किसी चीज को, मतलब जितने भी स्पर्म्स को क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, ये स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो जोना पेलिसिडा की लेयर है वो क्या हो जाती है, परमिएबल बन जाती है इस स्पर्म के लिए। परमिएबल का मतलब पता है, जिसके अंदर से कोई चीज पास हो जाए, ठीक है। नॉन परमिएबल का मतलब पता है, जिसके अंदर से कोई चीज पास ना हो, सिंपल सी बात है ना। तो ये जोना पेलिसिडा क्या हो जाती है, एक परमिएबल लेयर बन जाती है, जिसके अंदर से स्पर्म क्या होने लगते हैं, अंदर जाने लगते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे बड़े सारे स्पर्म्स अंदर घुसने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसा होता ही है, बड़े सारे स्पर्म अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉलीस्पर्मिक कंडीशन को ना हो, ठीक है, अब दो स्पर्म थोड़ी एक ओवम को फर्टिलाइज करने वाले हैं, ये पॉली स्पर्मिक कंडीशन ना हो, इसके लिए एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं, जब लोग मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, जिसे कहते हैं ब्लॉक, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लॉक, ठीक है। अब ये ब्लॉक किसके लिए है, फॉर पॉलीस्पर्मी, ठीक है। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना हो पाए, इसलिए एक चीज होती है जिसका नाम है पॉलीस्पर्मी। अब ये पॉलीस्पर्मी दो तरह के होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक और एक होता है स्लो ब्लॉक, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप लोग को फास्ट ब्लॉक क्या होता है, स्लो ब्लॉक क्या होता है। देखो इधर आ जाओ वापस अपने डायग्राम में। जैसे ही ये जोना पेलिसिडा की लेयर को तोड़ता है, ये किसके पास पहुंच जाता है, इस वेटेलाइन मेम्ब्रेन के पास। वेटेलाइन मेम्ब्रेन बताया ना मैंने आपको, जो सेकेंडरी ऊस साइड जो था, ठीक है, सेकेंडरी ऊस साइड की जो मेम्ब्रेन थी उसे मैंने क्या बोला, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ये इसको टच करता है, ठीक है, जैसे ही क्या करेगा, इसको टच करेगा, ये टच करने के बाद यहां से ये अपना जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देगा, पुश कर देगा, अंदर डाल देगा, ठीक है। और जैसे ही इसका न्यूक्लियस अंदर गया, ठीक है, जैसे ही इसका न्यूक्लियस अंदर गया, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है ना वो नॉर परमिएबल हो जाती है, ठीक है, वो डीपोलराइज्ड हो जाती है। डीपोलराइज मतलब क्या, कि अब वो किसी को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देगी। मतलब एक अपना न्यूक्लियस पहुंच गया, ठीक है, एक न्यूक्लियस आ गया, तो अब इसके अंदर दूसरा कोई भी न्यूक्लियस बन नहीं सकता, ठीक है। इस ब्लॉक को ये जल्दी से ब्लॉक कर दिया ना उन्होंने, ठीक है, इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं फास्ट ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, फास्ट ब्लॉक, ठीक है। फटाक से क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया दूसरे अनदर जितने भी स्पर्म्स थे उनको एंटर करने से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्लो ब्लॉक। जैसे ये एंटर करता है, ये सेल क्या करने लगता है, जितने भी ये जो ZP3 रिसेप्टर्स है, दिख रहे हैं यहाँ पे, ZP3 रिसेप्टर का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो आइडेंटिफाई करने वाले थे किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। ये क्या कर देता है, स्लो ब्लॉक में क्या होगा कि जो ZP3 रिसेप्टर्स है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ZP3 रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से अब आगे चल के ये किसी भी दूसरे स्पर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा और पॉलीस्पर्मिक कंडीशन नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब याद, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो, अच्छा ये वाला जो फीमेल, ये मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, ये यहां पे, ठीक है, ये है सेकेंडरी oocyte। अभी भी ये ओवम बना हुआ नहीं है, लेकिन अभी बनेगा, देखना, ये है सेकेंडरी oocyte। और ये कौन पहुंच गया, हमारा मेल का न्यूक्लियस पहुंच गया, ठीक है। ये जो मेल का न्यूक्लियस है, ये जो मेल का न्यूक्लियस है जो सक्सेसफुल रहा इस फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर घुसने के लिए, अंदर घुसने में सक्सेसफुल हुआ, इस सेल को, ठीक है, सॉरी इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, मेल प्रो न्यूक्लियस। मतलब ये प्रो बंदा था, प्रो खिलाड़ी था जो बाकी सबसे आगे पहुंच गया, ठीक है। प्रो मतलब समझते हो ना, जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रहता है, ठीक है, वो प्रो है भाई। तो ये बंदा प्रो था और ये अंदर घुस गया, बाकी कोई भी दूसरा स्पर्म अंदर घुस नहीं पाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो है, अब इस फीमेल गैमेट को याद आता है कि अरे यार मेरा तो मियोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो जब ये न्यूक्लियस अंदर घुसता है उसके बाद, ठीक है, जब ये अंदर न्यूक्लियस अंदर घुसता है उसके बाद ये इसका क्या शुरू हो जाता है,
इसका शुरू हो जाता है मियोसिस 2, जो आधा रुका हुआ था ना वो अब यहां से कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। तो मियोसिस 2 में भी क्या होता है, मियोसिस 2 क्या है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है ना, ठीक है, इसके अंदर रिडक्शन नहीं होता, ठीक है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, एक सेल है, उससे आगे चले कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, ठीक है। हम लोग ने पहले क्या देखा था, जब पहली मियोसिस 1 हुई थी तो वहां पे 2 सेल बने थे, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि वहां पे 2 सेल्स तो बने थे, लेकिन उसमें जो एक सेल था ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर था, और जो दूसरा सेल था ना उसने पूरा साइटोप्लाज्म हड़प लिया और बाकी दूसरे सेल को कुछ दिया नहीं दिया ना उसको कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल फॉर्म हुआ था दूसरा वाला, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर था, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या दिया था, फर्स्ट पोलर बॉडी, सही बात है, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है मियोसिस 2 के भी बाद, ठीक है। मियोसिस 2 से जब आगे चल के यहाँ पे 2 सेल फॉर्म होते हैं ना, यहाँ पे एक और छोटा सा सेल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब ये भी बड़ा कमजोर सा सेल होता है, ठीक है, ये भी आगे चल के क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाता है, ये एक दूसरा सेल फॉर्म हो गया इसके अंदर, दिख रहा है, ये क्या हो गया, दूसरा सा सेल फॉर्म हो गया। अब इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 1 में बनी थी, सेकंड पोलर बॉडी मियोसिस 2 में बनी है। ये भी आगे चल के क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, मतलब इसका भी कुछ काम नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है ना, ठीक है, जो मियोसिस 2 के बाद बना हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे ओवम, ठीक है। अब ये ओवम कहलाने के लायक है बच्चों, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, जैसे मेल का प्रोन्यूक्लियस था जो पहुंच गया था ना, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो कहां लिखे, भर गया बोर्ड, अच्छा इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसके यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, इसे मैं क्या कहूंगा, फीमेल प्रो न्यूक्लियस। इतनी बातें समझ में, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और एक सेल बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो ये था ये मियोसिस 2 से बना है, इसका मतलब ये भी क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड। और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड बना था, स्पर्मेटिड से आगे चल के स्पर्मेटोजोआ बना था ना, तो ये भी क्या है, हैप्लॉइड। तो जब हैप्लॉइड मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे बना के दिखाता हूं मैं आप लोग को, जो फीमेल का ओवम था, अब हम लोग उसको ओवम बोलने लगे ना, अब हम लोग उसको ओवम बोलने लगे क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुकी है। और मेल का जो स्पर्म था वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या, कि इनके अंदर आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर 23 प्रेजेंट है और इसके अंदर भी कितने प्रेजेंट है, 23 प्रेजेंट है। तो आगे चल के क्या होगा, ये आएगा, दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल बनेगा उसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होगा, हमेशा 2n यानी डिप्लॉइड होगा, ठीक है, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। और इससे आगे चल के जो भी बेबी फॉर्म होगा, ठीक है, इससे आगे चल के जो भी बेबी फॉर्म होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, समझ में आया फर्टिलाइजेशन, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को, ठीक है, जहां पे फ्यूजन हो रहा है ना, इसी चीज को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी चीज को सिनगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब मुझे आपको छोटा सा और चीज समझाना है, जिसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कैसे डिसाइड होने वाला है कि मेल बनेगा या फीमेल, ठीक है। ह्यूमंस में मेल भी तो बन सकता है, बेबी मेल भी तो हो सकता है, फीमेल्स भी तो हो सकती है, ठीक है। तो ये डिसाइड कैसे होगा, ठीक है, इसके बाद डिसाइड कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या है टॉपिक का नाम, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सही है, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर कितने हार्मोन्स होते हैं, 46, ठीक है। उसमें से 2 जो लास्ट हार्मोन बचे होते हैं, सॉरी क्रोमोसोम जो बचे होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, सही है। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, ये मैं मेल की बात करूं, ठीक है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स। इतनी बात तो सही है, ठीक है। मेल के अंदर एक्स और वाई और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स। तो जब मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी तो ये हो गए अलग, ठीक है। एक स्पर्म बना जिसके पास एक्स क्रोमोसोम था और ये एन हो गया, ठीक है। दूसरा स्पर्म बना जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम था, ये भी क्या हो गया, एन हो गया। यहाँ पे ये 2n थे,
ठीक है, यहाँ पे क्या थे ये 2n थे। इस बीच में स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, ठीक है, इस बीच में क्या हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, और ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए, जिसमें से एक स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम आ गया, दूसरे स्पर्म के पास क्या आ गया, वाई क्रोमोसोम। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसके अंदर भी oogenesis हुआ। अब यहाँ पे दोनों सेम क्रोमोसोम है तो दोनों सेम अलग अलग ओवम फॉर्म हुए, दोनों के पास क्या आ गया, एक्स और एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो, क्लिक हो जा, हाँ देखो, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम इससे फर्टिलाइजेशन करेगा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम इससे फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, एक्स और एक्स, सिंपल सी बात है। सेम अगर इसने इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया तो भी क्या बनेगा, एक्स और एक्स, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अगर ये वाई वाला स्पर्म इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स और वाई है। और सिमिलरली अगर ये जाके इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स और वाई, दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बच्चे बने, कितने बच्चे बने, 4 बच्चे बने, जिसमें से 2 क्या है, फीमेल, एक्स और एक्स क्या होती है, इट इज अ फीमेल, और यहाँ पे ये क्या बने, मेल। समझ में आ रही है बात, ये क्या बने, मेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल्स में, ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में बोल रहा हूं ना, वो हमेशा 50% चांसेस होता है। ठीक है, 50-50 वाला सीन होता है। यहाँ पे 50% चांसेस है कि ये अगला बॉय मेल हो सकता है और 50% चांसेस है अगला बॉय फीमेल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये डिसाइड कौन करेगा, जनरली तो कोई डिसाइड नहीं करता, नेचर डिसाइड कर रही है। ठीक है, मेल थोड़ी बोल रहा है कि यार मैं वाई क्रोमोसोम भी भेजूंगा, एक्स क्रोमोसोम नहीं भेजूंगा, ये तो नेचुरल है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकली तो मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम है, जो आगे चल के क्या डिसाइड करते हैं, बॉय बनेगा कि गर्ल। ठीक है, तो आपकी बुक में एक प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि फीमेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड और फॉर द बॉय चाइल्ड। ठीक है, हमारे पहले के टाइम पे, मतलब एक जनरेशन पहले ये माना जाता था ना, फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा बुरा बोला जाता कि यार लड़का क्यों नहीं पैदा हो रहा है, लड़की क्यों पैदा हो रही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बुरा बोला जाता था। लेकिन अब आप लोग समझ रहे, अब आप लोग एजुकेटेड हो रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार फीमेल की तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, सारी गलती किसकी है, मेल की, क्योंकि मेल ही तो भेज रहा है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे मेल की भी गलती नहीं है यार, मेल भी थोड़ी कुछ ये वाई क्रोमोसोम को पुश कर रहा है, एक्स क्रोमोसोम को पुश कर रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, पूरे सेशन से कोई भी डाउट है, या पूरे जितना मैंने 11 लेक्चर लिए ना, 12 लेक्चर लिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, या फिर कमेंट कर सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।